आई वेलकम ऑल माई सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। फिर आप चाहो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो मे अटेम्प्ट में या फिर आप रिपीटर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो मे अटेम्प्ट का सी ए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है वो क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि अब अगर अराउंड आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 60 डेज बाकी है। तो ये जो 60 डेज आपके बाकी है उनको एग्जैक्टली अगर आप यूज करते हो तो भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, यानी कि पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हो, और ऐसा भी सिचुएशन है कि अभी तक मैम हम लोगों ने बहुत कुछ खास पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करी है और हमारा अभी भी सेल्फ स्टडी बाकी है, रिवीजन बाकी है, तो कैसे मैनेज होगा। या फिर आप उस कैटेगरी में रहो जहां पे आपने अभी एग्जाम दिया था, नहीं हो पाया कुछ रीजन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी जो आपको एग्जैक्ट एक क्लैरिटी देगी कि अब हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच टिल द एंड। बीच में बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। सबसे पहले जो 60 डेज का जो प्लानिंग है वो मैंने डाला है 30, 15, 15 डेज में। अब ये जो 30, 15 और 15 का बाइफर्केशन मतलब क्या है, ध्यान से समझो। आई अज्यूम कि सारे स्टूडेंट्स का क्लास का जो सीन है, मतलब सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर गलती से नहीं हुआ है तो आप मे बी एक अप्रोक्सीमेटली एक क्या बोल सकते हैं 15 तक आपने कंप्लीट कर लेने चाहिए। उससे ज्यादा आपका क्लास एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। आपकी क्लासेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। तो उस हिसाब से आपके पास अब जो नेक्स्ट 60 डेज है उसमें आपको ये समझना है कि आपको अप्रोक्सीमेटली, सबसे पहला सवाल, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो अप्रोक्सीमेटली आई वुड सजेस्ट 7 to 8 आवर्स। ये भी इफेक्टिव 7 to 8 आवर्स है। इफेक्टिव 7 to 8 आवर्स का डेफिनेशन पहले समझ लो। इफेक्टिव जो शब्द होता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि इफेक्टिव उनको क्या लगता है कि हमने किताब खोल के बस बैठना है, और किताब खोल के बैठने के बाद हमने 8 घंटे नॉनस्टॉप पढ़ाई करी मतलब इफेक्टिव हो गए। नहीं, आपको ये समझना है कि कोई एक हाथ टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ एलएलपी। अब एलएलपी जैसा टॉपिक कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली नॉर्मली कंप्लीट करने के लिए 5 to 6 आवर्स लगते हैं। अगर आपने ये 5 to 6 आवर्स का जो टॉपिक है, अगर आप उसको 8 घंटे 9 घंटे लेकर बैठ रहे हो, ठीक है, 6 घंटे का टॉपिक आप 9 घंटे लेकर अगर बैठ रहे हो, तो आई वुड से कि जो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स है वो 6 घंटे ही है। फिर भले ही आप 9 घंटे क्यों ना बैठो, आपको वो समझना है कि इफेक्टिव शब्द का मतलब है कि जितना उस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम रिक्वायर होता है उतना ही आपने उसको अलॉट करना है, और उतने टाइम को ही आपने कैलकुलेट करना है, उतने घंटे आपने पढ़ाई करी। फिर आप कितने भी देर बैठो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं, ख्यालों में चले जाते हैं, और फिर बोलते हैं नहीं हमने तो 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करी। नहीं, तुम 8 घंटे वहां थे ही नहीं। मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को समझो कि इफेक्टिव आपका 7 to 8 आवर्स का पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद ये स्टार्टिंग का मंथ में बोल रही हूँ, जो नेक्स्ट जो लास्ट 15 डेज है, फिर तो तुम बस खाते सोते बैठते, आपके दिमाग में बस पढ़ाई चलनी चाहिए। फिर जितने नंबर ऑफ आवर्स यू कैन मैनेज यू शुड मैनेज। बट स्टार्टिंग में अब बिकॉज आपको रैपो सेट करना है, आपका एक फ्लो में आने के लिए खुद के साथ हार्श भी नहीं होना है, स्ट्रिक्ट रहना है बट हार्श नहीं होना है, ये ध्यान रखना। अब जब आप लोग डिवाइड करोगे 60 डेज को, उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो 30 डेज है उसमें आपको करना है कंप्लीट पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने का मतलब समझ लो। सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपके समरी नोट्स रेडी होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन पर आपने खुद ने मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे कि एक पेज है तो उस पेज पर कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे बना के आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि हाँ ठीक है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग प्रॉपर समरी नोट्स लिखते हो तो आपके समरी नोट्स रेडी होने चाहिए कि इसमें से ये चीजें हैं, अगले बार जब मैं रिवाइज करूंगा या करूंगी तो मैं सिर्फ वो समरी नोट्स देखने वाली हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। मेक श्योर कि आप वो समरी नोट्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान देके समझे, बनाए। समरी नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है। ऐसा नहीं कि पूरा मॉड्यूल कॉपी पेस्ट कर लिया और बोल रहे समरी नोट्स हमने बना दिए, ऐसा नहीं होता है। तो वो कैसे बनाने चाहिए उसका एक बहुत अच्छा, एक बहुत कम टाइम में मैंने वीडियो बनाया है। मेक श्योर कि आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी जरूर देखें। तो समरी नोट्स आप बनाओगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर, जैसे अकाउंट्स मैथ जैसे सब्जेक्ट को तो आपको सम सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है।
लॉ और इको के तो एमसीक्यू आएंगे, बट लॉ के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनका प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होना जरूरी है। कि डेली बेसिस पे यू डिसाइड कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिखते टाइम पे ईमानदारी में क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर नहीं देखना है बिल्कुल भी, अपना एप्लीकेशन लगाना है, कॉन्सेप्चुअली जो समझा है याद किया है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको लिखना है, देन यू हैव टू क्रॉस चेक। ये सारी चीजों में एक चीज मैं बता दूं, बच्चों को क्या लगता है कि मैम एंड क्वेश्चन बच्चों का, हाँ, बहुत बार मैंने देखा है ये आता है स्पेशली इन लॉ, कि मैम हमने क्या किया ना, हमें सब कुछ आता है, हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं लॉ में स्पेशली। तो आपको समझना है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आपने एक भी स्टेप को स्किप किया तो आपको कभी लॉ याद नहीं रहेगा, आपको क्या लिखना है वो भी नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर क्वेश्चंस, वो भी बिना देखे। ये नहीं कि आप रीड कर रहे हो, रिवाइज करना है आपको, आपको लिखना है, जितनी बार आप लॉ लिख सकते हो उतनी बार, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको करना है एनालिसिस। ऑनेस्टली मैं हमेशा बच्चों को एक लाइन बोलती हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ना है बट फिर भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक में से इस तरीके से ये इतना पार्ट पढ़ना है, और बाकी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बना लूंगा, या आंसर कैसे भी मैं बना के लिख सकती हूँ। ये आपके पास क्या होना चाहिए, वो स्किल डेवलप करना है आपको। और ये क्या है ना, ये स्किल है। सो इसका कोई एग्जैक्ट मंत्रा नहीं है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है कुछ। जैसे बच्चे बोलते कि हमके लॉ याद नहीं रहता, आप लॉ याद करा के दो। मैं लॉ याद करा के देने का मतलब क्या है, मैं क्या कोई जड़ी बूटी देने वाली हूँ आपको? नहीं। मैं कोई दवाई दूंगी आपको कि याद हो जाएगा सब कुछ, कुछ मैजिक करूंगी? ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या करूंगी, सिर्फ मल्टीपल टाइम्स आपसे वो चीजों को याद करवा के, समझा के, लिखवा के ही मैं भी याद कराऊंगी, राइट? तो या आपको कुछ स्टोरी टेलिंग से याद कराऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको भी खुद के साथ करनी है जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी करें। सो मेक श्योर दैट यू एनालाइज पास्ट पेपर्स, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और कंप्लीट पहले करना है। जिसका वेटेज ज्यादा होगा इन योर पेपर, यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन दैट। बट एट द सेम टाइम वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसको कम टाइम लगे थोड़ा सा, और वेटेज भी ज्यादा हो, उनको पहले उठाओ, एंड देन धीरे 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 एनालाइज करते जाओ। सो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक उठाओगे तो आपको क्या करना है, जिसके मार्क्स ज्यादा है वो तो उठाना है, और जिसको टाइम कम लगता है वो टॉपिक्स पहले उठाने हैं। फिर जिसके मार्क्स ज्यादा है और जिसको लगने मतलब टाइम भी वैसे अच्छा खासा लगता है, बट फिर भी थोड़े से यू कैन मैनेज, ऐसे जो टॉपिक होते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बट मॉडरेट लेवल के होते हैं, वो सारे टॉपिक आपके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। किसी को अकाउंट्स इजी लगता है, किसी को लॉ, किसी को इको, किसी को मैथ्स। तो अपने प्लस माइनस खुद आइडेंटिफाई करके आपको ये करना है। इसके बाद जब आप मार्क्स टाइम को अलॉट कर रहे हो, तो पहले तो आपने वो उठाया जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा है, वेटेज कम, मतलब कम से कम टाइम में यू कैन कवर। उसके बाद आपने वेटेज जिसका ज्यादा है, मार्क्स जिसके ज्यादा है वो, एंड जिसको टाइम भी थोड़ा सा अच्छा खासा लगेगा वो। उसके बाद जिसके मार्क्स भी ज्यादा है एंड जिसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो भी आपका ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे ही ज्यादा आया, टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सबको जहां पे ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है उसको आपको कब उठाना है। बिकॉज अगर आप लोगों को वो फ्लो में आना है तो आप पहले ही वो टॉपिक मत लेके बैठ जाना कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेंगे और ऐसा करेंगे, क्या बताए। आप धीरे 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 करके, स्टार्टिंग में मोटिवेशन रहेगा, 2-4 दिन के बाद पूरा ढेर। तो आपको समझना है, पहले खुद को टाइम दो, मोशन में लेकर आओ, और उसी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जो आता है, जो इजी लगता है, उसको पहले उठाना हमेशा चाहिए। तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से क्या करना है, बाइफरकेशन करना है फॉर मार्क्स एंड फॉर टाइम। इसके अलावा आपको समझना है ये जो फर्स्ट 30 डेज है, इसमें आपको बनाना है शेड्यूल। शेड्यूल कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये पूरा शेड्यूल ही है जो मैंने आपको देना है। तो शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, एंड इसी दौरान आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज को भी एनालाइज तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी करनी है। एटलीस्ट 10 पेपर्स की तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट 30 डेज में। ये एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगले जो 15 दिन होंगे उसमें आपको कंप्लीट करना है आपका मॉक। पहला मॉक आप दे देना। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज जो बचे हुए होंगे आपके, जो फर्स्ट 30 डेज में आप कवर नहीं कर पाए, बिकॉज
देखो एटलीस्ट 10-12 एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यूज तो होंगे, 10-12 मतलब अप्रोक्सीमेटली पिछले 5 सालों के। तो 5 सालों के करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि 30 डेज में ही सारे करो, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़े से जो एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यूज होंगे वो 15 डेज के लिए रखना। एंड आपका फर्स्ट रिविजन, तो ये चीजें आपको करनी है कब, नेक्स्ट 15 डेज में। उसके बाद जो अगले 15 डेज है उसमें आपको कंप्लीट करना है आपका मॉक 2। उसके बाद सेकेंड रिविजन, जो भी गलतियां हुई उसको रेक्टिफाई करो। और स्पेशली जो डिफिकल्ट आपको जाता है, या आई वुड से जो बहुत सारा डेटा आता है, या जैसे इकोनॉमिस्ट के नाम हो गए, या फॉर्मूला हो गए, केस लॉस के नाम हो गए, या सेक्शन नंबर्स हो गए, टू सर्टेन एक्सटेंट अकाउंट्स की कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगती है, उनका लास्ट मिनट का जो रिविजन जरूरी होता है, सेकंड जो लास्ट जो 15 डेज होते हैं उनमें, वो आपको करना है। ये जो लास्ट 15 डेज है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इस तरीके से वो सेकंड रिवीजन होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका जो सेकंड रिवीजन वैसा ही होगा जैसा आप मेन एग्जाम के टाइम पे करोगे, दैट इज 1.5 डेज में। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो 30 दिन है, 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेज आपको ईच सब्जेक्ट के लिए है। अब एक दिन में कितना सब्जेक्ट करें मैम? एक दिन में आप चाहो तो 3 सब्जेक्ट उठा सकते हो, एक दिन में आप चाहो तो 2 ही सब्जेक्ट उठाओ, या फिर एक ही सब्जेक्ट करो 6-7 दिन बैक टू बैक। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। बिकॉज मैंने जो देखा हुआ है, मेरा भाई यूज टू स्टडी, एक ही सब्जेक्ट उठाता था, वो 6-7 दिन करेगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म करके फिर ही दूसरे सब्जेक्ट पे जाता था वो। और फिर भी उसको जब लास्ट लास्ट जो 30th डे है उसके बाद भी उसको पहले 7 दिन में जो पहला सब्जेक्ट किया था उसका याद रह जाता था कंटेंट, तो उसको वो जमता था। बट मुझे वो मतलब हजम ही नहीं होती थी कि एक ही सब्जेक्ट लेके कैसे बैठूं मैं। तो मैं दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लेके बैठी थी। आई हैव वॉन्ट टू कंप्लीट माई सिलेबस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, जो मैं आपको दिखाऊंगी उसके हिसाब से मुझे बस कंप्लीट करना है, मुझे ये पता था। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है आपका जो लास्ट जो रिवीजन होगा वो होना चाहिए 1.5 डेज में। तो ये 6 to 7 डेज में कंप्लीट हो गया, फिर भी आपके पास 2 दिन का बफर है। आई वुड सजेस्ट अगर 6 दिन में कर रहे हो तब भी 6 4 24, उसके बाद भी आपके पास उसके बाद भी 6 दिन बचते हैं, वो मैंने एक्स्ट्रा के दे के रखे कि इधर उधर शेड्यूल हर किसी का होता है, तो एक्स्ट्रा के आपके पास होने चाहिए। सो उस हिसाब से 2 to 6 डेज यू विल बी हैविंग एज अ एक्स्ट्रा बैकअप ओवर हियर। उसके बाद 15 डेज भी जब आप रिवाइज कर रहे हो 2-2 दिन दे देना। तो हर एक इसके लिए 2-2 दिन, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, तो स्टिल यू विल हैव। अगर आप 3 डेज के हिसाब से ईच सब्जेक्ट डालते हो, 3 डेज ईच सब्जेक्ट, अगर आपने 3 दिन भी लगा दिए हर एक सब्जेक्ट को, तो आपने कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? 3 दिन ईच सब्जेक्ट, मतलब 12 डेज में आपका सेकेंड टाइम का जो रिवीजन है, आपका फर्स्ट जो रिवीजन है वो खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी आपके पास इधर भी 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और उसके बाद 1.5 डेज में कवर कर रहे हो, उसके बाद भी आपके पास क्या बचेगा? टाइम बचेगा। अब ये वाला आखिरी जो टाइम है उसको बड़ा ध्यान से समझ लेना कि करना क्या है। देखो 1.5 डेज है आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए, इनटू 4 सब्जेक्ट अगर मैं करती हूँ, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 6 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना? या अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 8 डेज में हो जाएगा, ठीक है, 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मैं दो 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 थोड़ा बहुत इधर उधर 1.5 आई डोंट वांट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, सो 1.5 सो 6 to 8 डेज में यू विल बी एबल टू मैनेज। अब मैंने दिए 15 दिन, सो 15 माइनस 8 भी हम करें, फिर भी आपके पास एक पूरा हफ्ता है। अब एक हफ्ते में से मैंने सोचा था जब आपका एग्जाम होगा उसके स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन है वैसे ही बच्चा सिर्फ अकाउंट्स पढ़ता है, राइट। सो टोटल जो तुम्हारे पास टोटल जो तुम्हारे जो 15 डेज है, उन 15 डेज में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो 8 दिन बच रहे हैं। 8 दिन में से मैं फिर भी अगर 3 दिन आखिरी, या 4 दिन, 3.5 4 दिन भी अगर आप अकाउंट्स के लिए दे रहे हो, तब भी आपके पास बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस 4 दिन बचे हैं। और ये जो बैलेंस 4 दिन का है ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए रखा है, ताकि शेड्यूल इधर उधर हो, किसी का स्पीड मैच नहीं हो रहा है, कोई स्लो करता है, जो भी आपका मैटर होगा, जिस रीजन से आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है, वो मैंने एक्स्ट्रा का आपके लिए रखा है। तो एवरी स्टेज आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा टाइम। समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सीए फाउंडेशन को क्रैक करना, इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज, एग्जैक्ट डेज के हिसाब से अगर आप प्लान करते हो। अब जब प्लान करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो चार्ट दिख रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे, इस पूरे चार्ट को कंपलसरी प्रॉपरली फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 60 डेज। मैंने एक लॉ का एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा चार्ट समझा देती हूँ। ऐसा ही चार्ट आपका बनेगा अकाउंट्स का भी, मैथ्स का भी,
एंड आपके इको सब्जेक्ट का भी। बट मैंने एक लॉ का एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे आपने प्रोसीड करना है। जब आपके क्लासेस हो जाएंगे तो आपने यहाँ पे टिक हो जाएगा आपका कि हर सब्जेक्ट के, कोई बच्चा हो सकता है जिसके क्लास नहीं हुए, इसलिए ये कॉलम मैंने ऐड करके रखा हुआ है। क्लासेस हो चुके हैं तो आप टिक टिक कर देना। सारे चैप्टर्स के आपके नाम लिखे हुए होने चाहिए, बहुत स्पेशली गर्ल्स रंग रंगोटी, मतलब बहुत फैंसी कुछ नहीं बनाना है, शॉर्ट में नाम लिखो, फटाफट बनाना है। ये ऐसे पेजेस आपको 4 पेजेस बनाओ, 4 सब्जेक्ट के 4 पेजेस, आपके 4 टेबल रेडी होंगे, जिसमें पहले जैसे मैंने लिखा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा चैप्टर के नाम है। उसके बाद मैंने लिखा है क्लास, लो क्लासेस आपके डन हो जाने चाहिए। उसके बाद आप करोगे सेल्फ स्टडी। ये जो 30 डेज का जो टाइम दिया था मैंने, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, जब आपका सेल्फ स्टडी होते जाएगा टिक 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 करते रहना। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, नेक्स्ट सेकंड रिवीजन आपकी नेक्स्ट 15 डेज में। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब समझो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको इन तीनों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे आप मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो 30 डेज में कंप्लीट करोगे। उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज जो आपके 15 डेज प्लस 15 डेज है, उनमें आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए ये चार्ट बनाना है। और जब आपको ऐसे टिक 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 ऐसे देखोगे ना, जब वो टिक होता है ना, तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ये मैंने खुद ने किया हुआ है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दिस वर्क्स एज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। और ये मैंने सीएस के लिए भी किया है, सो इसीलिए बता रही हूँ ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। सो वंस डन, आपने टिक करना है। इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंटर्स ही है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपने बिल्कुल भी डिफिकल्ट पार्ट को स्किप नहीं करना है। बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है जान दो ये डिफिकल्ट है, मैं बाद में करता हूँ। नहीं आएगा वो बाद में कभी भी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा उतना। सो जब आप बैठो तब ईमानदारी में अच्छे से करो। भले ही आप 100% का पढ़ाई मत करो, मतलब ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, भले ही आप 100% का पढ़ाई मत करो, बट 95-90% ऐसा पढ़ो कि यू कैन स्कोर एटलीस्ट 60, 70, 80। जितना लिखो वो ऐसा लिखो कि यार बॉस मार्क्स मिलने चाहिए। लिटरली कल ही मेरे स्टूडेंट आए थे रिजल्ट के बाद, तो एक स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 24 मार्क्स लाए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ में कितने मार्क्स आए, 24। एंड उसके ही लॉ में अभी के अटेम्प्ट में मार्क्स आए हैं 65। और जबकि यहाँ पे उसने 100 मार्क्स का लिखा था और यहाँ पे उसने 80 मार्क्स में वो स्कोर किया है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? डोंट रन बिहाइंड द 100%। मैं ये नहीं कह रही कि 100% मत कवर करो, बट कैसे करना है वो दिमाग में रखो। और अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत करो खुद ही के माइंड में। सो आपको क्या समझना है, आपको फोकस करना है 80-90% आप बहुत अच्छे से सिलेबस करोगे, सो दैट अगर कुछ नहीं भी आ रहा है, कुछ भी मैनेज हो पाए आपका, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 60, 65, 70 इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट। उस प्लानिंग से आपको करना है, तो उतना गहराई में आपको पढ़ना है और डिफिकल्ट पार्ट को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, आपको एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। फिर आप गलती से अगर रिपीटर है, मतलब फेल हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन कोई रीजन से कोई कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी है या कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, जो भी आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो या जो भी सिचुएशन है, एक्सेप्ट एंड जस्ट फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि ये मेरे साथ ही क्यों। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। राइट स्ट्रैटेजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेस में कैसे पढ़ना है वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए हर कुछ दिनों के बाद। बिकॉज आपको जिस हिसाब से आप आगे आगे बढ़ोगे, उस हिसाब से आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, वेरिएशन करना पड़ेगा आपके प्लानिंग में। तो इसीलिए मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए जो स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, मैं उनको भी यही बात बोलती हूँ कि यू शुड कनेक्ट विथ योर मेंटर्स सो दैट यू विल फॉलो द राइट स्ट्रैटेजीज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, कि हाँ ठीक है इसमें से ये बहुत आपको अच्छे से करना है, या ये वाली जो चीजें हैं इसको आपको डिफिकल्ट जाती है तो उसका क्या तरीका है जिससे आपको वो इजी लगे। वो सारी चीजें आपको मेंटर्स समझा सकते हैं। सो कनेक्ट विथ देम
एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब करना है तो करना है, फिर कोई रीजन नहीं चाहिए कि ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, कोई रीजन नहीं चाहिए। आपके हाथ में जो 99% एफर्ट्स है आपने वो सारे लगाने हैं, 1% बाकी भगवान भरोसे फेल हुआ है तो ठीक है, बट वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार हम एफर्ट्स नहीं किए इसीलिए फेल हो गए। वो खुद को बाद में आपने समझाने के लिए बोलना नहीं है, बस हमने 100% देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो ये सोचो एंड माइंडसेट आपका पॉजिटिव रखो। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज योर माइंडसेट, कि जितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट होगा उतना ही स्ट्रांग आप पार कर जाओगे। बिकॉज सीए इज नॉट ओनली टू क्रैक द एग्जाम, सीए कोर्स विल बिल्ड योर कैरेक्टर, विल बिल्ड योर पर्सनैलिटी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से समझा रही हूँ आपको। सो मेक श्योर कि आप उसको, उस कोर्स को उसी तरीके से देखें और बहुत मेहनत करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको ये जो प्लानर है, ये जो भी आपका ये पूरा स्ट्रैटेजी, ये जो भी आपका मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। जस्ट कमेंट प्लानर एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस प्रॉपरली। इवन इसमें आपको और 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करके भेजने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप कंपलसरी ये प्लानर के लिए लिंक में या कमेंट बॉक्स में जाके लिखे प्लानर, सो दैट आई कैन शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।